नमस्कार मित्रों, जेएनयू रेनेसा ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, आज हम एक नए विषय की बातचीत करेंगे और जिस नए विषय पर आज हम चर्चा करेंगे वो है छायावाद के एक महत्वपूर्ण कवि सुमित्रा नंदन पंत। जैसे ही हम पंत की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मनोमस्तिष्क में पंत का प्रकृति चित्रण घूमता रहता है। आज हम पंत के प्रकृति चित्रण की बातचीत करेंगे और पंत के प्रकृति चित्रण के तमाम रूपों को ध्यान में रखते हुए छायावाद में प्रकृति का योगदान क्या है, ये आज हमारे बातचीत करने का मुख्य मुद्दा है। मित्रों, ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि छायावाद अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है, बल्कि छायावाद को तो प्रकृति प्रेम का काव्य भी कहा जाता है। और इस प्रकृति चित्रण के छायावाद में सबसे पुरोधा कवि है पंत जी, और इसीलिए पंत को वैश्विक संदर्भ से जोड़ते हुए छायावाद का वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ यूरोपीय रोमांटिसिज्म कविता के बहुत बड़े प्रकृति प्रेमी कवि रहे हैं। अब ये सवाल उठता है कि आधुनिक काल में युवक अपने समाज को छोड़कर प्रकृति के उन्मुक्त क्षेत्र में क्यों जाने की इच्छा रखता है। आधुनिक काल की संकल्पना के साथ ही प्रकृति का गहन चिंतन प्रारंभ हो गया। मैं आपको याद दिला देता हूं कि छायावाद से पहले द्विवेदी काल में ही स्वच्छंदतावादी भावों की शुरुआत हो गई थी। श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी और मुकुटधर पांडे ये द्विवेदी काल के ही कवि हैं, लेकिन स्वच्छंदतावादी कविता लिख रहे थे। और राम नरेश त्रिपाठी का पथिक अपनी प्रिया से बात बोलता है कि जहां श्रमी से क्रय विक्रयी, वैश्या सुखी सती से, निर्जन वन है परम सुखद इस न्याय रहित जगती से। जहां श्रम करने वाले भूखे मर रहे हैं लेकिन क्रय विक्रय करने वाले लाभ में है, जहां कुल वधु को सम्मान नहीं मिल रहा है लेकिन नगर वधु का जहां सम्मान है, इससे अच्छा, इस न्याय रहित जगती से अच्छा तो वो निर्जन वन है। जहां जाओगे एकांत में आत्मचिंतन करेंगे, प्रकृति आपको सुखद भाव देगी। और यही कारण है कि लहर में शामिल कविता में प्रसाद कही देते हैं कि ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। लोग कहते हैं ये पलायनवाद है। नहीं, ये पलायनवाद नहीं है, ये तो प्रकृति की गोद में जाकर बैठ जाने की एक गहरी आकांक्षा है। ये जो तीव्र औद्योगिकरण जो चल रहा था उसके विरोध में छायावाद प्रकृति के साथ मनुष्य के दूर होते हुए रागात्मक संबंधों को एक बार पुनः स्थापित करने पर बल देता है। हम प्रकृति से कितने दूर होते जा रहे हैं, इसका आभास छायावाद ने बहुत अच्छे से करा दिया था। और इसके गहराते संकटों पर भी छायावाद ने अपनी समस्या को जाहिर कर दिया। और बाद में दिनकर ने कुरुक्षेत्र के 6वें सर्ग में इसी विज्ञानवाद के बढ़ते दुष्परिणाम और प्रकृति से दूर होते हुए जो हमारे हृदय तत्व की जो उपेक्षा है उस पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। और मित्रों, इसका परिणाम आज इस वैश्विक परिदृश्य में इस महामारी से देख सकते हैं। प्रकृति का हम दोहन कर रहे हैं, यांत्रिकता की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कीटाणु विषाणुओं का निर्माण कर रहे हैं। अब जब मानव ही मानव सभ्यता को नष्ट करना चाहेगा तो फिर याद आती है मुझे वो रचना प्रायश्चित, जिसमें जयशंकर प्रसाद ने लिखा कि यदि भाई का शत्रु भाई ना हो, यदि शैलवासिनी सरिता ही श्रृंग ना तोड़े, तो भला दूसरे में क्या साहस है। अब जब मनुष्य मनुष्य को मिटाना ही चाहता है तो अब उसकी विडंबना का अंत कहाँ है। खैर, तो मित्रों, हम जो प्रकृति से कटते जा रहे हैं उस मुद्दे पर छायावाद गहन प्रकृति प्रेम लेकर के अवतरित हुआ और मनुष्य और प्रकृति के बीच रागात्मक संबंधों में संतुलन स्थापित पुनः हो जाए, ये छायावाद की और विशेषकर पंत की बड़ी गहरी आकांक्षा रही है। देश प्रेम का जज्बात आप देखेंगे इस प्रकृति प्रेम में ही है। जिसको अपने देश से प्रेम होगा
उसे अपने देश की प्रकृति से प्रेम होगा। याद करो शुक्ल जी लोबर प्रीति निबंध। उसे खेत खलियानों से प्रेम होगा, किसानों के झोंपड़े से प्रेम होगा, जो ये भी नहीं जानते कि कोयल किस चिड़िया का नाम है। वो कैसा भारतवासी। और इसीलिए रामचंद्र शुक्ल के यदि कोई छायावादी कवि पसंदीदा बने तो वो है सुमित्रा नंदन पंत। हालांकि शुक्ल जी के प्रिय कवि तुलसीदास हैं, लेकिन बड़े मजेदार बात यह है कि जितने पेज उन्होंने तुलसीदास पर लिखे हैं उतने ही पेज उन्होंने पंत पर लिखे हैं। 19 पृष्ठ जो मूल इतिहास काशी नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी से जो प्रकाशित हुआ उसमें। तो मित्रों, यहां प्रकृति में प्रकृति के प्रेम का जो राज्य है वो अनंत है। यह अनंत सुषमा है, अक्षय सौंदर्य है, और सबसे बढ़कर तो प्रकृति के इस साम्राज्य में अबाध स्वच्छंदता है। और इसी स्वाधीनता की खोज में छायावादी कवि प्रकृति की गोद में आता है। और छायावादी कवि का प्रकृति की गोद में आना, या ये कहना प्रसाद के द्वारा लेचन मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, मित्रों यह जड़ सामूहिकता और सामाजिकता से उबरने का एक प्रयास तो था ही। यहीं से राष्ट्रीय स्वाधीनता की तरफ कदम बढ़ाते हैं छायावादी कवि। प्रथम रश्मि कविता आप सबने पढ़ रखी है, 1919 में प्रकाशित हुई थी पंत की। और पंत की यहां बाल विहंगनी को जो गाना तो पंत ने सिखाया ही है, लेकिन उसके तिमिर से आच्छन्न जगत को सहसा विभिन्न नामों में बदल दिया कि निराकार तम मानो सहसा ज्योतिपुंज में हो साकार, बदल गया द्रुत जगत ज्वाल में धरकर नाम रूप नाना। फिर तो द्रुमदल पुलकित हो उठे, सुप्त समीरण हुआ अधीर, कुसुम अधरों पर हास झलका और खुले पलक फैली स्वर्ण छवि, जगिसुर भी डोले मधुबाल, इस स्पंदन कंपन औ नवजीवन, सीखा जग ने अपनाना। पढ़िए, आप पंत की प्रथम रश्मि कविता पढ़ेंगे तो आप आनंद से भाव विभोर हो जाओगे। मित्रों, इन छायावादी कवियों ने प्रकृति को मुक्त कर दिया, और प्रकृति को मुक्त कर दिया और जिसमें अपनी भी मुक्ति का पूरा पूरा उपयोग उठा लिया। इसी प्रकृति की मुक्ति के साथ उन्होंने अपने भावों की भी मुक्ति कर दी। और भावों की व्यापकता के लिए शुक्ल जी ने भी प्रकृति को स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार किया। उन्होंने, शुक्ल जी ने एक जगह लिखा है कि अपने ही भावों से बंधकर प्रकृति को देखा तो क्या देखा। सुमित्रा नंदन पंत के यहां प्रकृति अपनी स्वच्छंदता में विचरण करती है। हां, एक बात जरूर है कि जयशंकर प्रसाद के यहां झंझा झकोर गर्जन तर्जन वाली प्रकृति भी मिलेगी, लेकिन पंत प्रकृति की सुकुमार कल्पना के कवि हैं। पंत के यहां प्रसाद वाली झंझा झकोर गर्जन तर्जन वाली प्रकृति के स्थान पर जो रम्य कोमल रूप है प्रकृति का, उसी के प्रति पंत अधिक आग्रही हैं। इस अंतर को ध्यान रखेंगे। यद्यपि एक बहुत चर्चित छायावादी कविता लिखी पंत ने, बादल जो घोषणा करते हैं कि सुरपति के हम ही हैं अनुचर, जगत प्राण के भी सहचर, मेघ दूत की सजल कल्पना, चातक के प्रिय जीवन धर। वो कहते हैं कि बुध बुध द्युति तारक दल तरलित तम के यमुना जल में श्याम, हम विशाल जम्बाल जाल से बहते हैं अमूल अविराम। फिर वो कभी कभी कठोर होने की घोषणा तो करते हैं पंत के बादल, कि कभी अचानक भूतों का सा प्रकट विकट महाआकार, कड़क कड़क कर हंसते हम सब थर्रा उठता है संसार, थोड़ी देर के लिए। लेकिन तुरंत ही पंत के बादल इतने समझदार हैं कि अपने कोमल स्वभाव को बहुत जल्दी धारण कर लेते हैं, और तुरंत फिर बादल घोषणा करने लगते हैं कि फिर परियों के बच्चों से हम सुबह सीप के पंख पसार, समुद्र तैरते सुची ज्योत्सना में पकड़ इंदु के कर सुकुमार। इस प्रकार मित्रों, पंत को प्रकृति के कोमल और रम्य रूप ने ही अधिक लुभाया है, इस बात को आप बराबर ध्यान रखें। लेकिन प्रसाद के यहाँ कोमल के साथ कठोर रूप, झंझा झकोर गर्जन था, नीरव थी मेघमाला, पाकर इस हृदय को शून्य सबने यहाँ डेरा डाला। वो प्रसाद के यहाँ डेरा प्रकृति का हर एक रूप डाल लेता है।
पंत के यहाँ डेरा प्रकृति का शांत, कोमल और रम्य रूप ही डालता है। अब एक बात, अब यहां पर जब आप पंत जी के स्वच्छंद बादलों को देखते हैं तो मित्रों कालिदास के मेघदूत से भी बहुत आगे निकल आते हैं। तो पंत का जो प्रकृति चित्रण है उसमें अपने पूरे भारतवर्ष का भूगोल समाहित है। कल्पना के पंख लगा करके पंत ने प्रकृति का जो अत्यंत अलंकारिक और मनोहर चित्रण किया है वह अन्यत्र आपको दुर्लभ मिलेगा। उपमा अलंकार की छटा, मानवीकरण की छटा, प्रकृति के जितने भी तमाम रूप हैं, आलंबनकारी, उद्दीपनकारी, संवेदनात्मक रूप, मानवीकरण वाला रूप, प्रतीकात्मक रूप, उपदेशात्मक रूप, इन तमाम रूपों की अभिव्यक्ति आप पंत के साहित्य में देख सकते हैं। और इतना रूपों का विविध चित्रण करने के बाद भी पंत का प्रकृति प्रेमी हृदय हमेशा प्यासा रहा है, शाश्वत प्यासा रहा है। वो कहते हैं कि सिखा दो ना मधुप कुमारी, मुझे भी अपने मीठे गान, कुसुम के चुने कटोरों से करा दो ना कुछ कुछ मधुपान। वास्तव में मित्रों हम इस बात को कह सकते हैं कि छायावाद ने यांत्रिकता के खिलाफ एक बड़ी जंग छेड़ दी थी और एक बार फिर से मानव और प्रकृति के मध्य रागात्मक संबंधों को स्थापित किया। और इनका प्रकृति प्रेम ये देश प्रेम और राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का पूर्व रूप कहा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार हम छायावादी कवि सुमित्र नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कह सकते हैं और कहते भी हैं। और इनके काव्य में प्रकृति सुंदरी की जो मनोहर छवियां दिखाई गई कि बालिका मेरी मनोरम मित्र थी, ये बालिका कोई और नहीं बल्कि वही प्रकृति है जिसे पूर्व बचपन का लगाव। अब मित्रों पंत के काव्य में जो सुकुमार कल्पना के भाव के साथ प्रकृति के जो अनुपम चित्र दिखलाई देते हैं और जो पाठकों के, दर्शकों के सामने एकदम दृश्य बना करके उजागर हो जाते हैं, उसके संदर्भ में आप आधुनिक कवि की भूमिका में जो पंत ने लिखा उसको जरूर आपको पढ़ना चाहिए। वह आधुनिक कवि की भूमिका में अनुपम चित्रण करते हैं मित्रों। वो कहते हैं कि कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली है और जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि पूर्वांचल प्रदेश को है। मातृविहीन पंत कुछ समय के बाद में माता का देहांत हो गया था। पंत बहुत छोटा शिशु था और मित्रों घंटों प्रकृति को निरीक्षण करता था, प्रकृति में डूबा रहता था। अल्मोड़ा का कौसानी ग्राम वैसे भी प्राकृतिक परिवेश तो उनको विरासत में ही मिला है। लिखा है पंत ने कि मैं घंटों एकांत में बैठा प्राकृतिक दृश्य को एकटक देखा करता था और कोई अज्ञात आकर्षण मेरे भीतर एक अव्यक्त सौंदर्य का जाल बुनकर मेरी चेतना को तन्मय कर देता था। ये पढ़िए आप, आधुनिक कवि की भूमिका में पंत ने लिखा है। तो प्रकृति निरीक्षण और प्रकृति प्रेम पंत जी के स्वभाव के अंग बन गए थे। और मित्रों इसका परिणाम ये निकला कि प्रकृति कवि की चिर सहचरी बन गई और ऐसी चिर सहचरी बन गई कि कवि प्रकृति के सौंदर्य पर इतने मोहित हो गए कि उस प्रकृति सौंदर्य पर तो उन्होंने नारी सौंदर्य को भी न्यौछावर कर दिया। प्रारंभिक दौर में एक कविता लिखी थी पंत ने मोह। उस मोह कविता में वो लिखते हैं कि छोड़ दुर्मोह की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी मोह माया, बाल तेरी बाल जाल में कैसी उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को, तजकर तरल तरंगों को, इंद्रधनुष के रंगों को, तेरे भूभृंगों से कैसे विधवा दूं निजमन को, भूल अभी से इस जग को। लेकिन जब प्रकृति में डूबा हुआ इस कवि ने प्रकृति में ही नारी सौंदर्य की जब झलक देख ली, तब तो पंत का हृदय ये कहने के लिए व्याकुल हो उठा, हाय किसके उर में उतारूं अपने उर का भार। और जो ये संबोधन दिया पंत ने कि देवी माँ है सहचरी प्राण, तो देवी माँ सहचरी प्राण ये कोमलतम भाव उनकी प्रकृति की देन है। तो मित्रों पंत के प्रकृति चित्रण की ये सर्वप्रमुख विशेषता है कि प्रकृति के कोमल, रम्य और सुकुमार रूप ने ही इनको अधिक मोहित किया है। हालांकि इसमें एक कविता इनकी अपवाद है, परिवर्तन कविता जो इनके पल्लव संग्रह में शामिल है। वो बड़ी ही अंतर्ग्रंथिल, उलझी हुई, जटिल
और पंत के जीवन के आत्म साक्षात्कार, आत्म दर्शन की कविता मानी जाती है। उसमें जरूर प्रकृति का कठोर रूप मिलता है कि अहे जगत के निष्ठुर काल, शत शत फेनो छ्वसित उद्धार। वो अपवाद है केवल एक जगह। बकौल प्रकृति का भयानक रूप आपको पंत के साहित्य में देखने को नहीं मिलेगा। तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखें कि पंत को प्रकृति की सुकुमार रूप ने लुभाया है। अब प्रकृति के जितने भी रूप हैं उन सब का आप पंत के साहित्य में अध्ययन कर सकते हैं। कई बार विद्यार्थी पूछते हैं कि सर आप ये बराबर पढ़ाते हो कि आलम्बन रूप क्या है, उद्दीपन रूप क्या है। मित्रों, उद्दीपन रूप में हम अपनी भावनाओं को प्रकृति पर थोप करके देखते हैं। याद करो आप, जब सूरदास की गोपियां कहती है मधुबन से कि मधुबन तुम कत रहे तारे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे, ये प्रकृति का उद्दीपनकारी रूप है। आलम्बन रूप वो होता है जहां प्रकृति का यथा तथ्य हूबहू, जैसा प्रकृति आपको दिखलाई दे रही है, जैसी दिखलाई दे रही है, उसका स्वतंत्र चित्रण जब आप कर रहे हो तो वो प्रकृति का आलम्बनकारी रूप है। तो जहां प्रकृति को आलंबन बना करके प्रकृति के नाना रूपों का चित्रण किया जाता है, वहां आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण होता है। मित्रों, इसमें मैं आपको बता दूं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इस सब में मुख्य तौर से प्रकृति का उद्दीपनकारी चित्रण ही मुख्य तौर से हुआ है। आलम्बन रूप पहली बार आधुनिक काल में भारतेंदुकालीन कविता में प्रवेश करता है, लेकिन तुलनात्मक रूप से हम यही कहेंगे कि भारतेंदु काल में भी आलम्बन चाहे रूप आ गया हो, लेकिन उद्दीपनकारी रूप ही प्रमुख रहा। लेकिन द्विवेदी काल में, और हम सब जानते हैं कि श्रीधर पाठक वो प्रकृति के आलम्बन रूप के स्थापित करने वाले सबसे पहले और बड़े कवि बने, वहां से प्रकृति का आलम्बनकारी रूप अधिक व्यापक होता गया है। तो मित्रों, आप पंत जी की अनेक कविताओं को देख सकते हो। जैसे एक तारा पढ़िए आप, उनकी कविता में गुंजन, परिवर्तन, बादल, हेमाद्री, एक कविता नौका विहार, इन सब में प्रकृति का आलम्बनकारी चित्रण आपको देखने को मिल जाएगा, और वो भी बहुत अच्छे जीवंत ढंग से। पंत ने आलम्बन रूप में एक बहुत सुंदर कविता लिखी, पावस ऋतु में पर्वत प्रदेश, और उसमें प्रकृति का चित्रण करते हुए कितनी सुंदर कविता लिखते हैं, जो बोर्ड की कविताओं तक में शामिल है। बोर्ड की जो रचनाएं लगी हुई हैं 10वीं 12वीं की, कि पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहे हैं बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिनके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला विशाल। ये प्रकृति का आलंबनकारी चित्रण है कि प्रकृति का आप स्वतंत्र चित्रण कर रहे हैं। और प्रकृति का ध्यान रखेंगे आप कि प्रकृति का यथा तथ्य वर्णन ही, प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण करना ही प्रकृति का आलंबनकारी चित्रण कहा जाता है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और पंत के साहित्य में तो सभी प्रकार के रूप आपको मिल जाएंगे। मुख्य तौर से आलंबनकारी रूप मिलता है, उद्दीपनकारी रूप भी मिलता है। और उद्दीपनकारी चित्रण प्रकृति का क्या हुआ, तो जहां प्रकृति मानवीय भावनाओं को उद्दीप्त करती हुई दिखलाई देती है, वहां उद्दीपनकारी प्रकृति चित्रण होता है। अब प्रकृति संयोग काल में सुख को उद्दीप्त करेगी, और वियोग काल में वो वेदना को उद्दीप्त करने का कार्य करती है। आप पंत की कविता पढ़िए, मधुबन, गुंजन, प्रथम मिलन, मधु स्मृति, इन तमाम कविताओं में प्रकृति का उद्दीपनकारी चित्रण आपको सहज ही देखने में मिल जाएगा। तो मित्रों, संयोग काल में प्रकृति भावों को किस प्रकार से उद्दीप्त करती है, तो पंत का एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है कि आज मुकुलित कुसुमित सब और तुम्हारी छवि की छटा अपार, फिर रहे उन्मद मधुप्रिय और नैन पलकों के पंख पसार। और इसके ठीक विपरीत जब वियोग काल होता है, तो वियोग काल में यही प्रकृति किस प्रकार से विरह वेदना का एक बड़ा कारण बन जाती है कि धधकती है जल्दों से जाल, बन गया नीलम व्योम प्रवाल, आज सोने सा संध्या काल, जल रहा जंतु ग्रह सा विकराल। संध्या के समय जो सूर्य की लालिमा शेष रह जाती है, जो संयोग काल में तो बहुत सुखदाई लगती है, लेकिन वियोग काल में वो जंतु ग्रह जैसे विकराल रूप से जल रहा हो, ऐसा प्रतीत कवि को हो रहा है। ये बात सही है कि संयोग काल में जो वस्तुएं आपको सुख का अनुभव कराती है, वियोग काल में वही आपको दुख का अनुभव कराएगी।
दिल्ली में मुगल गार्डन घूमने जाओगे, प्रियतमा साथ में होगी, तो फूलों से आपको जो आनंद मिलेगा कि खिले हुए फूल, आहा, खिले हुए तुम्हारा चेहरा, आहा। लेकिन वो प्रियतमा जब दूर हो जाए, फिर मुगल गार्डन में घूमने जाओ तो गुलाबों को देख देख करके प्रियतमा की याद आएगी और बहुत ज़्यादा दुख और अधिक भड़केगा। ये होता है प्रकृति का संयोग काल में जो वस्तुएं सुखदायी होती है वही वियोग काल में आपको दुखदायी लगेंगी। यही प्रकृति का उद्दीपनकारी चित्रण होता है। मित्रों, एक होता है प्रकृति का अलंकारिक रूप, और पंत जी ने अलंकार के रूप में प्रकृति का बहुत सुंदर चित्रण किया है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण अलंकारों की झड़ी लगी हुई है। और रूपकों के द्वारा कितने सुंदर ढंग से वो उपमानों के द्वारा प्रकृति का चयन करते हैं और प्रकृति के माध्यम से ही अपने उपमानों का चयन करते हैं। आप उपमा अलंकार की सुंदर योजना देखिए, कितना सुंदर लिखा है पंत ने। मेरा पावस ऋतुसा जीवन सा, मेरा पावस ऋतुसा जीवन, मानस सा उमड़ा अपार मन। मान सरोवर के समान मन उमड़ गया है, पावस ऋतु के समान जीवन हो गया है। तो मेरा पावस ऋतु सा जीवन, मानस सा उमड़ा अपार मन, गहरे धुंधले धुले सांवले मेघों से भरे मेरे नयन। मानवीकरण रूप में आप देखिए, छायावादी कवियों ने प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप करते हुए प्रकृति को हंसते रोते विविध मानवीय क्रियाकलापों के साथ जोड़ करके देखा है। ये होता है प्रकृति का मानवीकरण चित्रण। और पंत जी की कविता छाया, बादल, संध्या, नौका विहार, चांदनी, अनेक कविताओं में आप देखेंगे तो प्रकृति का मानवीकरण रूप भरमार है। बल्कि छायावाद का तो प्रिय अलंकार ही मानवीकरण है। और छाया को एक रूपसी के रूप में चित्रण करते हुए पंत जी ने क्या लिखा कि व्योम से उतरती हुई वो संध्या सुंदरी कैसी लग रही है। देखिए कि कहूँ तुम रूपसी कौन, व्योम से उतर रही चुपचाप, छिपी नि छाया छवि में आप, सुनहला फैला केस कलाप, मधुर मंथर मृदु मौन। ये देखिए आप। और प्रकृति का उपदेशात्मक चित्रण क्या होता है कि प्रकृति हमें अनेक प्रकार से शिक्षाएं देती हैं और वो शिक्षाएं हमको माननी चाहिए। हम नहीं मानते हैं तो आज हम इस विषमतावादी युग में खड़े हैं। तो प्रकृति हमें अनेक प्रकार से शिक्षाएं देती है और प्रकृति की परिवर्तनशीलता हमें यह बतलाती है कि जीवन परिवर्तनशील है। जीवन में सदैव सुख दुख स्थिर नहीं रहते हैं, जीवन सतत बदलता है। पतझड़ आता है, बसंत आता है। प्रसाद ने भी कामायनी में लिखा है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। अपंत ने कितने सुंदर ढंग से उपदेशात्मक रूप में प्रकृति का चित्रण प्रस्तुत किया है कि वही मधुर ऋतु की गुंजित डाल, झुकी थी जो यौवन के भार, अकिंचनता में निस्तत्काल सियर उठी जीवन है भार। एक समय था बसंत ऋतु में, वो डालियां, वो वृक्ष लदे फदे थे, फूल पत्ते पौधे उसे, तो ऐसा लग रहा था कि यौवन के भार से झुका हुआ था। अब पतझड़ है, अकिंचन है, जीवन भार स्वरूप बन गया है। एक प्रकृति का रहस्यात्मक चित्रण होता है। और छायावादी कवि पंत के यहां भी प्रकृति में अज्ञात अगोचर सत्ता के प्रति एक रहस्यवादी भावना के दर्शन देखे जा सकते हैं। मित्रों, उनकी मौन निमंत्रण कविता पढ़िए आप। भ्रम हो सकता है कि मौन निमंत्रण महादेवी ने लिखी है क्या, ध्यान रखना, मौन निमंत्रण कविता पंत जी की बड़ी चर्चित कविता है। और मौन निमंत्रण में पंत जी लिखते हैं, स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान, विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। महादेवी की भ्रांति हो सकती है, ध्यान रखना, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। ये रहस्यवादी चित्रण है, इसको बोलते हैं रहस्यात्मक चित्रण प्रकृति के संदर्भ में। और एक संवेदनात्मक रूप में प्रकृति चित्रण की अभिव्यक्ति भी आप पंत के साहित्य में भरपूर मात्रा में देख सकते हैं कि जहां प्रकृति मानव के साथ संवेदना व्यक्त करती हुई दिखलाई देती है कि मानव की प्रसन्नता एवं हास उल्लास के क्षणों में जैसे स्वयं भी उल्लास प्रकट कर रही है और उसके दुख के क्षणों में स्वयं भी जैसे रुदन करती हुई दिखलाई पड़ रही है। यह संवेदनात्मक रूप में प्रकृति का चित्रण परिवर्तन कविता में, पंत की जो परिवर्तन कविता है उसमें बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं।
मानव जीवन की क्षण भंगुरता को देख करके आकाश किस प्रकार से रोता हुआ अपने आंसू बहा रहा है और वायु जो है वो निश्वास भरती सी प्रतीत होती है। और कवि पंत लिखते हैं कि अचिरता देख जगत की, अचिरता एकदम नश्वरता, अचिरता देख जगत की आप शून्य भरता समीर निश्वास डालता पातों पर चुपचाप उसके आंसू नीलाकाश। ये वाला भाव संवेदनात्मक रूप में प्रकृति का चित्रण है। एक होता है प्रकृति का प्रतीकात्मक चित्रण, प्रतीक के रूप में जहां प्रकृति को लाया जाए। अब पंत ने प्रकृति का प्रतीकात्मक चित्रण भी काफी मात्रा में किया है। आप उनकी कविता पढ़िए, उर की डाली, उर हृदय, उर की डाली कविता में पंत जी ने कली को, किसलय को, फूल को आनंद उल्लास का प्रतीक माना और लिखा कि देखूं सबके उर की डाली, किसने रे क्या क्या फूल चुने, चुने फूल, कि किसने क्या क्या चुने फूल, कि जग की छवि उपवन से अकूल, इसमें कली किसले कुसुम और सूल। ये या अभी तो मुकुट बंधा था माथ हुई कल ही हल्दी के हाथ। ये पंत ने प्रकृति का प्रतीकात्मक चित्रण किया है। इस प्रकार मित्रों, पंत की कविता में प्रकृति के तमाम रूपों का अंकन आप देख सकते हैं। वे प्रकृति के सिद्धस्त कवि हैं, चतुर चितेरे कवि हैं। देवराज समीक्षक का नाम सुना होगा, डॉक्टर देवराज, जिसने छायावाद का पतन बड़ी चर्चित आलोचना पुस्तक लिखी है। डॉक्टर देवराज ने पंत के संदर्भ को लक्षित करते हुए कहा कि पंत प्रकृति पंत की सौंदर्य दृष्टि का सहज आलंबन बन गया है और उनकी वाणी का सहज विषय बन गया है। और ये बहुत उचित बात डॉक्टर देवराज ने पंत के बारे में कही है। तो मित्रों, निश्चय रूप से इसमें कोई दौराय नहीं है कि प्रकृति के सुकुमार कवि ने, पंत ने, जो प्राकृतिक सुषमा का सहज आकर्षित भाव मनोहारी चित्रण अपनी कविताओं में किया है और जिस प्रकार से इनका प्रकृति प्रेमी हृदय शाश्वत प्यासा रहा है, और निश्चित रूप से ऐसे भाव किसी दूसरे कवि में देखने को नहीं मिलते हैं। और इसमें कोई दौराय नहीं है कि पंत के प्रकृति चित्रण में संपूर्ण राष्ट्र का हृदय समाया हुआ है। और ये प्रकृति चित्रण असल में छायावादी कवियों की राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक चेतना का ही एक पूर्व रूप है। और अपने इसी प्रकृति बोध की गहनता के कारण छायावादी कवियों में रामचंद्र शुक्ल के सबसे प्रिय यदि कोई कवि बने तो वो है सुमित्रा नंदन पंत। तो मित्रों, इस प्रकार आज की क्लास में हमने सुमित्रा नंदन पंत की जो प्रकृति के तमाम रूप और जो उनकी संवेदनागत विशिष्टता है उसकी हमने बातचीत की। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर एस चौधरी, बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब चैनल JNU रेनेसा ऑनलाइन क्लासेज पर। शीघ्र ही मिलते हैं अगले विषय पर। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।